बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से मुतल्लिक। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच बेंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट, ऐसी फोर्स जो किसी पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देगी, उसको आप नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसी फोर्स जो किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाएगी, उसको आप नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट्स जस्ट अ करैक्टर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी फोर्स का नाम नहीं है, ये एक किरदार का नाम है जो कोई भी फोर्स अदा कर सकती है। हर वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाएगी, सर्कुलर पाथ पे मूव करवाएगी, उसको आप नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगर हम बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर से मुतल्लिक बात करें तो वो हमारे पास 4 बेसिक फोर्सेस हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों फोर्सेस में से मैंने किसी को भी सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम नहीं दिया। हाँ, इन चारों में से हर वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को सर्कल में मूव करवा देगी, वो हमारे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स एक किरदार का नाम है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम अली है और वो सी आ रहा है आपकी क्लास का। आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटर है, क्लास रिप्रेजेंटेटर है। अब क्या ख्याल है, घर में भी अली को सब लोग सी आर बेटा कह के बुलाते हैं। उसकी सिस्टर भी कहती है सी आर भैया, ठीक है। उसकी अम्मी कहती है सी आर बेटा। नहीं, उसको उसके नाम से पुकारा जाता है। सी आर उसको जस्ट क्लास में बोला जाता है। वो सी आर किस वजह से है? सी आर वो अच्छे मार्क्स की वजह से है, थोड़ा एक्टिव है, ठीक है। टीसी अच्छी करता है, टीचर चापलूसी अच्छी करता है, तो उसको आप सी आर बना देते हैं। तो हर वो बच्चा सी आर हो सकता है जिसमें ये 3 गैस्चर हों। टीसी अच्छे करता हो, ठीक है, और क्लास में एक्टिव हो, मार्क्स अच्छे हों, तो उसको आप सी आर बोल सकते हैं। तो जिस तरह से क्लास का हर बच्चा सी आर हो सकता है, उसी तरह से इनमें से 4 फोर्सेस में से कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकती है। लेकिन कब? जब वो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या करवाएगी? मूव करवाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके एग्जांपल्स में लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर सकती है। अगर हम बात करें अर्थ और मून की, जो ज़मीन का चांद है वो ज़मीन के गिर्द जो है ना चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो अर्थ है, और हमारी अर्थ का जो मून है वो अर्थ के अबाउट जो है ना वो 29 या 30 दिनों के अंदर एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है। तो उस चांद को जो फोर्स घुमा रही है अर्थ, कह रहा हूँ, वो कौन सी फोर्स है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। या आप यूँ कह सकते हैं कि जब मून जो है अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका किरदार ग्रेविटेशनल फोर्स अदा कर रही है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम एक एटम की बात करें, एटम का जो मेजर सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो एज होल जो है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब न्यूक्लियस कह रहा हूँ, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट जो रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? यस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। तो यस, इन केस ऑफ अ एटम, इन केस ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर रही है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये चंद एक एग्जांपल से मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो आइए अब हम डेरिवेशन से मुतालिक बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r के इक्वल है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट A टू B मूव करता है इन टाइम डेल्टा t। तो इस दौरान जो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल सबटेंड करेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा थीटा से। और A टू B उसका जो आर्क लेंथ बन रहा है, जो डिस्टेंस बन रहा है, उसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलाउंग मूव कर रहा होता है उसके पास 2 तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन से मुतल्लिक अगर हम बात करें तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन
नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सर्कल होता है, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, अलॉन्ग द जी एक्सिस होती है। लेकिन अगर हम लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन से मुतल्लिक बात करें तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी को अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आप सर्कल के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। वो टेंजेंट जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और याद रखें, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के रेडियस के नॉर्मल होता है। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? तो आंसर नो। देखिए, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगी। जिस किसी पॉइंट पे आप लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना चाहेंगे, आप उस पॉइंट पे क्या ड्रा कर देंगे? टेंजेंट। लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास O है और इसका जो रेडियस है ये हमारे पास R के इक्वल है। ऑब्जेक्ट जहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कैसा होगा? इस पॉइंट पे क्या ड्रा कर दें? टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा होगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें। इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट होगा वेलोसिटी कैसा होगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें। इस किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा होगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें। इस पॉइंट पे कैसा होगा? टेंजेंट ड्रा कर दें। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा होगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें। जिस किसी पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी को डिटरमाइन करना चाहेंगे उस पॉइंट पे आप क्या ड्रा कर देंगे? टेंजेंट। वो टेंजेंट उस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जब मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के दौरान हर इंस्टेंट पे जो है ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, वो मुसलसल तब्दील हो रही है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर थी, यहाँ पे इधर थी, यहाँ पे इधर है। हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो आप कह सकते हैं उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो इंक्रीजिंग या आप यूँ कह सकते हैं वेरिएबल होगी, यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। सम एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट जो है ना वहाँ पे मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक बात करें, मीन उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो वो सेम हो सकता है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। मीन उसकी डायरेक्शन हमेशा वेरी करेगी और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो सकती है। तो जब हमने बात की कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव किया है तो ए पॉइंट पे उसके पास जो लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करके और इसको हम नाम दे रहे हैं v1 का। सेम जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे आया है तो बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कैसा होगा? उस पॉइंट पे हमने ये टेंजेंट ड्रा की है और ये इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम नाम दे देते हैं v2 का। सो v1 एंड v2 आर द टेंजेंशियल वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस r। तो v1 v2 इस ऑब्जेक्ट की जो इसका मैस m है, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ये उसकी लीनियर वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर। इसकी हम थ्योरेटिकल वर्क से मतलब अगर हम बात करें, इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम a टू b इन टाइम डेल्टा t, अगर ऑब्जेक्ट a से b तक मूव करता है डेल्टा टाइम t के अंदर, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें, सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल दिस इज इक्वल टू ए टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी है और टाइम टेकन कितना है? डेल्टा टी। तो ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ए टू बी ऑब्जेक्ट ने जब मूव किया है इन टाइम डेल्टा टी, अगर ये टाइम फाइंड करना चाहें उसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, स्पीड वाला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। अगर यहाँ से टाइम टेकन का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हो जाएगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड।
अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक मूव किया, डिस्टेंस उसका ऐसा है, टाइम टेकन डेल्टा टी है। अगर हम उसकी स्पीड से मुतालिक बात करें, वेलोसिटी तो उसकी चेंज हो रही है, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, किसी पॉइंट पे कोई और होगी, तो उसकी जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, उसको हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास जो डेल्टा टी है स्टूडेंट, ये इक्वल हो जाएगा टाइम टेकन, डिस्टेंस उसका s है, और अगर हम स्पीड से मुतालिक बात करें तो वो v है। अब यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में v1 v2 के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें, ये किसके इक्वल होगा? यस ऑफ कोर्स v2 के इक्वल होगा। आप इन दोनों की जगह पे लिख दें जस्ट v। देखिए जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, मीन स्पीड सेम है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिया है, ये दोनों कैसे हैं? सेम है, इनकी दोनों की जगह पे v लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने v लिख दिया। ये डेल्टा टी का वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा डेल्टा v डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी हमारे पास है s ओवर v। इसको रीअरेंज करें, इक्वेशन हो जाएगी v इंटू डेल्टा v डिवाइडिंग बाय s, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो ये हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड किया उस ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑफ रेडियस r। नेक्स्ट स्टेप से मुतालिक बात करेंगे। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ए पॉइंट पे उसका वेलोसिटी हमने ये टेंजेंट ड्रा किया है, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है v1, बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी वेक्टर जो उसका टेंजेंट है वो है v2। अब इन वेक्टर्स को क्या करें, इस v1 को और v2 को एज इट उठा के यहाँ पे इन दोनों की डिटेल्स को आपस में मिला दें और एक यहाँ पे ट्राइंगल बना लें। इस ट्राइंगल को नाम दिया हमने PQR। मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि जब ऑब्जेक्ट ए पे है उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे टेंजेंट है, उसको हम v1 से प्रेजेंट करें, बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v2 है, उसको हम ये इस वेक्टर से प्रेजेंट करें। हम इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स को यहाँ से उठा के इन दोनों की टेल्स को यहाँ पे कंसाइड करवाते हैं, मिला देते हैं और यहाँ पे एक रिजल्टेंट ड्रा कर देते हैं और ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी PQR। ये वाला देखें, ये वाला जो वेक्टर है ये एज इट v1 है, इसको मैं v1 बोल देता हूँ। ये वाला जो वेक्टर है ये एज इट मैंने इसको यहाँ पे ड्रा किया उठा के, इसको v2 बोला है, तो ये हमारे पास v2 है। और अगर हम बात करें ये वाला जो वेक्टर मैंने खुद से ड्रा किया है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको मैं नाम देता हूँ चेंज इन वेलोसिटी का, ये डेल्टा v को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह से इसको देखते हैं, ये तीन वेक्टर को मैंने आपस में ज्वाइन किया हुआ है, तो वेक्टर की एडिशन होती है हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग्स। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा है। अगर हम बात करें v1 ये फर्स्ट वेक्टर मान लें, डेल्टा v सेकंड मान लें, तो फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल है, तो v2 इन दोनों का रिजल्टेंट बन रहा है। देखिए इसका टेल फर्स्ट के टेल के साथ, इसका हेड सेकंड के हेड के साथ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v2 इज इक्वल टू v1 प्लस डेल्टा v। यहाँ से डेल्टा v का वैल्यू निकालें, तो रहेगा v2 माइनस v1। v2 फाइनल वेलोसिटी, v1 इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला जो वेक्टर है ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, दोनों में जो चेंज आ रहा है वो इस डायरेक्शन में, किसी इस डायरेक्शन की तरफ है, इसको डेल्टा v से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल डेवलप किया है PQR। ये जो PQ साइड है ये पैरेलल एंड इक्वल v1 है, PR साइड v2 पैरेलल और इक्वल है v2 के। ये v2 के पैरेलल और इक्वल भी है, एज इट वही वेक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी थ्योरेटिकल वर्क को देखें। लेट अस नाउ ड्रा अ ट्राइंगल PQR सच दैट PQ इज पैरेलल एंड इक्वल टू v1, एज इट आपको बता चुका हूँ, एंड PR इज पैरेलल एंड इक्वल टू v2। ये PQ v1 के पैरेलल इक्वल है, PR v2 के पैरेलल इक्वल है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये जो v1 और v2 टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये v1 जो है ज़रा इसको देखें, ये OA के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो v2 है ये OB के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ख़ास बात देखें OA OB दोनों इस सर्कल के रेडियाई हैं, मीन OA OB किसकी इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूँ OA इज इक्वल टू
ओ बी दोनों सर्कल के रेडियस के इक्वल है, मीन ये दोनों सेम लेंथ है। और V1 V2 OA एंड OB के ऊपर रिस्पेक्टिवली क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। अगर हम बात करें OA एंड OB के दरमियान में एंगल कितना है, वो हमारे पास डेल्टा थीटा है। तो मैथमेटिक्स का एक थ्योरम है स्टूडेंट, द एंगल बिटवीन टू लाइंस शुड बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, कि दो लाइन के दरमियान में जो एंगल होता है वो उन लाइन के परपेंडिकुलर के दरमियान में एंगल के सेम होगा। तो ज़रा गौर से देखें, OA OB दो लाइंस हुई, इनके दरमियान में एंगल डेल्टा थीटा है, तो इन दो लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं V1 V2 रिस्पेक्टिवली। तो V1 V2 को जब अगर हम कंबाइन करवाएं, इनके दरमियान में ये एंगल भी कितना होगा, नो डाउट अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये भी कितना होगा, डेल्टा थीटा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर दो लाइन के दरमियान में जो एंगल होगा वो उन दो लाइंस के परपेंडिकुलर के दरमियान में एंगल के सेम होगा। तो ये दो लाइंस हैं, इनमें एंगल डेल्टा थीटा, इन दो लाइंस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है V1 V2, तो इनके दरमियान में एंगल कौन सा होगा, जो इन दो लाइन के दरमियान में था डेल्टा थीटा, तो ये भी कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा। यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट, इन दो ट्राइंगल्स को OAB एंड PQR, OAB ट्राइंगल के अंदर देखें, इसके दो आर्म्स जो है OA एंड OB, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, मीन OA इक्वल है OB के, ऑलरेडी लिख चुका हूँ। और इस ट्राइंगल में देखें PQR में PQ V1 है, PR V2 है। V1 V2 इनका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, मीन आप यहाँ पे यूँ कह सकते हैं PQ PR के इक्वल है, OA OB के इक्वल है, और इन दोनों ट्राइंगल OAB PQR के दरमियान में जो इनके एंगल्स हैं वो भी सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगी आइसोसेलीस ट्राइंगल्स कहलाएंगी, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलीस ट्राइंगल कहलाएंगी। आइसोसेलीस ट्राइंगल्स क्या होती हैं, आर सिमिलर इफ द एंगल्स बिटवीन देयर इक्वल आर्म्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल्स के इक्वल आर्म्स के दरमियान में एंगल अगर सेम हो तो वो ट्राइंगल्स आइसोसेलीस ट्राइंगल्स कहलाती हैं। और आइसोसेलीस ट्राइंगल्स की किसी भी दो साइड्स के दरमियान में जो रेशो होता है वो सेम होता है, द रेशो बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ आइसोसेलीस ट्राइंगल आर सेम। ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थ्योरम। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स हैं, इसकी किसी दो साइड में रेशो ले लें, हम रेशो ले लेते हैं OA एंड AB के दरमियान में, सपोज करें OA डिवाइडिंग बाय AB, OA डिवाइडिंग बाय AB, दो साइड में रेशो ली है। सेम इस ट्राइंगल में भी दो साइड के दरमियान में रेशो, इस ट्राइंगल की दो साइड के दरमियान में रेशो के सेम होगा, मीन ये इक्वल होगा किसके, इक्वल टू PQ ले लें, इधर से कोई सी भी दो साइड ले सकते हैं, PQ डिवाइडिंग बाय QR ले। अब OA किसकी इक्वल है स्टूडेंट, OA इक्वल है R के, यहाँ पे लिखते हैं इसकी वैल्यू R, और AB किसकी इक्वल है, AB S डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल है, ओवर S इज इक्वल टू PQ किसकी इक्वल है, V1 V2 आपस में सेम होते हैं, इसकी जगह पे सिंपली लिख दें V डिवाइडिंग बाय QR किसकी इक्वल है, डेल्टा V डिवाइड हो जाएगा डेल्टा V के। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो साइड में रेशो ले ली, इन दो ट्राइंगल की दोनों साइड में रेशो ले ली। ज़रा गौर से इक्वेशन 2 पे आ जाएं, हमें चाहिए डेल्टा V और S का वैल्यू। तो यहाँ पे देखें डेल्टा V यहाँ पे है, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये हो जाएगा डेल्टा V डिवाइडिंग बाय S इज इक्वल टू V ओवर R, और इस इक्वेशन को नाम दे दें आप 3 का। इस इक्वेशन 3 को आप पुट कर दें इक्वेशन 2 के अंदर, तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बनेगा A इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा V, और S की जगह पे क्या पुट होगा, V ओवर R, ये रहेगा V स्क्वायर ओवर R। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 4 का।
दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, ये उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है। याद रहे, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसे कौन सी फोर्स मूव करवा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन कॉज्ड होगा, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसको हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और ये जो हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया है ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये ऑब्जेक्ट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अगेन लिख रहे हैं यहाँ पे ए, इसकी सबस्क्रिप्ट में सी लिख दें। दिस इज रेफर्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वी स्क्वायर ओवर आर। अगेन इसको इक्वेशन 4 लिख दें। हमने डेरिवेशन करनी थी किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो फोर्स का फार्मूला होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, एम ए यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, ए सी का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। इस इक्वेशन को बोल दें इक्वेशन 5। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, उसमें वहाँ पे आपने इसको रटा लगाया था, यहाँ पे आपने इसकी डेरिवेशन कर ली। और ये जो इसकी फॉर्म है एक्सेलरेशन की वी स्क्वायर ओवर आर, या सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये इसकी लीनियर फॉर्म्स है। ये आपने इनकी लीनियर फॉर्म को डिस्कस किया है। अगर हम इनकी एंगुलर फॉर्म्स को डिस्कस करें तो उनको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में v किसकी इक्वल होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बारी बारी इन दोनों एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, इनकी एंगुलर फॉर्म भी देखेंगे जो कि अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है एनुअल पेपर में। v इज इक्वल टू आर ओमेगा इसमें पुट करें ac की जगह पे, ac v स्क्वायर है, आर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर क्या आ रहा है? आर। ये हो जाएगा, इनका स्क्वायर लें सेपरेट सेपरेट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर। स्क्वायर से एक आर कैंसल, ए सी किसकी इक्वल आया? ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन होगी 6। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको आपने वी स्क्वायर ओवर आर बोला है, ये इसकी एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसके बाद अगर हम इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की एंगुलर फॉर्म को देखें तो इसकी जगह पे एसी का ये वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दें इसमें, या इसकी ये जो फाइनल फार्मूला है इस तरह से भी कर सकते हैं आप। इसको वी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट, या ऐसे एसी की वैल्यू इधर पुट कर दें इसकी जगह पे। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। एफ सी एम ए की जगह पे आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 7। दिस इज द एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगुलर फॉर्म है। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन एक्चुअली टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। आइए इसको देखते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर लीनियर मोशन में कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कितना? a प्रोपोर्शनल टू f एंड a प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड कर लें या हम फोर्स की डायरेक्शन को बोल दें, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। आइए इसको देखते हैं। इन दो ट्राइंगल को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल PQR। ज़रा गौर से देखें, ये जो ट्राइंगल PQR की साइड है, PQ ये परपेंडिकुलर है OA के। V1 जिसको PQ बोला है ये परपेंडिकुलर टू OA है। PR जिसको आपने V2 बोला है ये परपेंडिकुलर टू AB है। तो ये जो QR है स्टूडेंट, डेल्टा V जिसको बोला है ये परपेंडिकुलर होगा AB के। अगेन देखें इसको, PQ V1 परपेंडिकुलर है OA के, V2 परपेंडिकुलर है OB के, तो डेल्टा V परपेंडिकुलर होगा
ए बी मीन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ए बी के परपेंडिकुलर होता है अगर हमारे पास डेल्टा बी, इसका डायरेक्शन मैंने बनाया ही इस तरह से है, अगर इस तरफ है ए बी के परपेंडिकुलर है तो वो किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल होगा, टूवर्ड द ओ होगा, अलॉन्ग द रेडियस ऑफ अ सर्कल होगा, मीन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा अलॉन्ग द रेडियस होगा, तभी इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसको अगेन इस तरह से देखें कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर रहा है, ए पॉइंट पे उसका वेलोसिटी इधर है, बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी इधर है, अगर हम यहाँ पे देखें ए टू बी कोई टाइम लगा है डेल्टा टी, अगर हम बोलें कि जो डेल्टा टी है ये अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, मीन वेरी स्मॉल हो, अब इसको इमेजिन करें कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो बी आगे आगे जा रहा है, अगर टाइम कम करना शुरू कर दे तो बी रिवर्स हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा मीन क्लोज टू ए आएगा, जब टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा जो बी पॉइंट है वो नियर टू ए होगा, जब वो नियर टू ए होगा सपोज कर ले इसके किसी करीब पॉइंट पे आएगा, इधर आ जाता है बी का वैल्यू इस तरफ आ जाता है, ये बी पॉइंट इसके करीब आ जाता है ए के, तो उसका वेलोसिटी इधर होगा, अगर इन दोनों वेलोसिटी ये v1 होगा ये हमारे पास v2 होगा, इन दोनों में अगर चेंज फाइंड करेंगे ये नॉर्मल आएगा तो ये किधर होगा, टूवर्ड द सेंटर होगा, मींस दैट जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड द सेंटर होगी। वो क्यों होगा, सेंटीमीटर की डायरेक्शन सेंटर की तरफ कैसे होगी, ये तो डेल्टा भी है, यस चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा, और जो एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन सेंटीपिटल फोर्स का होगा। तो यहाँ से हमने ये इसको समझने की कोशिश की है कि जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है या सेंटीपिटल फोर्स होती है इन दोनों की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, मीन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसके लिए एक नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स होगी और उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड द सेंटर, वो ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, ये वजह कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में हमेशा मूव करता रहेगा। ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात की है सेंटीपिटल फोर्स मुतालिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।